आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी 9008 के लास्ट 10 रूल्स, जो कि स्टार्ट है रूल 21 टू 30। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इसके अबव 20 रूल्स कवर कर चुके हैं। तो लास्ट 10 रूल्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग पहले 20 रूल्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं उनका एक स्लाइड सा ओवरव्यू ले लें, ताकि हमें ये रूल समझने में आसानी हो जाए जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं। तो फर्स्ट 20 रूल्स ऑफ सीपीसी जो हम लोगों ने कवर किए, उनमें बेसिकली क्या डिस्कस किया गया है? उसमें यही डिस्कस किया गया है कि जब एक प्लेंटिव डिफेंडेंट के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी एंड अंडर ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी 9008 के तहत एक प्रॉपर लीगल सूट इंस्टीट्यूट कर देता है, तो अब कोर्ट की ऑब्लिगेशन होती है कि वो डिफेंडेंट को इस चीज़ के हवाले से इन्फॉर्म करे कि आपके अगेंस्ट मुद्दई ने दावा कर दिया है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट उसे किस तरह इन्फॉर्म करती है इस चीज़ के हवाले से कि उसके अगेंस्ट मुद्दा अले को किस तरह बताती है कि आपके अगेंस्ट किसी ने दावा दायर कर दिया है, इंटीमेशन उसे किस तरह करती है? तो इंटीमेशन वो इसे करती है बाय समन अंडर सेक्शन 27 टू 32 ऑफ सीपीसी एंड अंडर ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी 9008 के तहत वो इसे एक समन जारी करती है। अब समन जब कोर्ट डिफेंडेंट को भेजती है, तो उस समन के अंदर कोर्ट ने जस्ट उसे यही नहीं कह देना कि इस दिन दावा आया, अगले दिन का ही उसने समन भेज दिया कि अगले दिन ही कोर्ट में आकर अपना जवाब दावा दे दो। कोर्ट उसे प्रॉपर एक रीज़नेबल टाइम देती है ताकि वो कोर्ट के अंदर आकर अपेयर हो सके और अपना जवाब दावा जमा करवा सके इस दावे के अगेंस्ट जो उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने किया। अब जो समन के अंदर जो है वो कोर्ट ने एक रीज़नेबल टाइम देना होता है। वजह इसकी यही होती है क्योंकि डिफेंडेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी जल्दी जो भी उस पर एलिगेशन उठाए हैं उसके मतलब वो सबूत और गवाह अपने लिए इकट्ठा कर सके, अपने लिए वकील अरेंज कर सके, तो उसे एक रीज़नेबल टाइम दिया जाता है। अब ये जो रीज़नेबल टाइम दिया जाता है, ये बेसिकली 3 फैक्टर्स को देख के डिसाइड करती है कोर्ट। नंबर 1 तो कोर्ट अपने पास रश को देख के डिसाइड करती है अपने बिज़नेस को कि मेरे पास कितना है, इस टाइम कितने केसेस लगे हुए हैं कि अगर मैं इस दिन इसका समन इसे भेज दूँ और ये इस दिन कोर्ट में आ जाए डिफेंडेंट, तो क्या मैं इस दिन उसका ट्रायल कर लूँगी? सबसे पहले तो कोर्ट अपने बिज़नेस को अपने पास ट्रस्ट को देख के डिसाइड करती है समन की टाइमिंग। दूसरा ये कि वो डिफेंडेंट की प्लेस ऑफ रेज़िडेंस को देखते हुए, और नंबर 3 ये कि कितना टाइम रिक्वायर है डिफेंडेंट तक ये नोटिस समन पहुँचने में। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हो सकता है वो दूर रहता हो डिफेंडेंट, उसे समन पहुँचने में भी टाइम लगे, फिर समन जब पहुँच जाए तो उसे आने में भी टाइम लगे, उसकी रेज़िडेंसी यहाँ पर, तो वो एक रीज़नेबल टाइम देना होता है इन 3 फैक्टर्स को देखते हुए कि ऐसा इस पे जब पहुँचे डिफेंडेंट पे, तो उसके पास एक प्रॉपर रीज़नेबल टाइम हो कि वो कोर्ट में आकर अपनी सफाई पेश करे, यानी अपना जवाबनामा जमा करवा सके। तो जब इन फैक्टर को देखते हुए आपको समन मिल जाता है, तो अब आप जो है वो लाज़िम है, अब आपको समन मिल गया है, अब आप कोर्ट में अपेयर हों। अपेयरेंस के हवाले से डिफेंडर के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो वो पर्सनली आ सकता है, या फिर उसके रिकॉग्नाइज़ एजेंट के थ्रू आ सकता है, या उसका वकील आ सकता है उसकी जगह पे। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस 20 रूल में डिस्कस की, कि अगर कोर्ट आपको डायरेक्शन देती है समन में कि नहीं आपने पर्सनली अपेयर होना है, देन आपको पर्सनली ही आना होगा। अब अगर आपकी तरफ से आपका एजेंट या प्लीडर आ भी जाए, तो वो आपकी नॉन अपेयरेंस काउंट होगी, क्योंकि आपको पर्सनली आने का कहा गया था। अब जब ये समन आपको मिल गया और आप कोर्ट में आ गए, तो ये समन जो है वो बेसिकली 2 पर्पज़ का आपको कोर्ट दे सकती थी। या तो वो आपको ये कह सकती थी कि समन जो है फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो सकता था, या फिर समन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो सकता था। सेटलमेंट ऑफ इश्यू यानी कि समन इसलिए आया कि आपको इसलिए कोर्ट बुला रही है ताकि आप आओ और कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यू कर सके। जब इस तरह का समन होता है, तो इस समन के अंदर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आपने जो है वो आने से पहले अपनी जवाब दावा जमा करवा देना है। क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ इश्यू तभी पॉसिबल हो पाएँगे जब कोर्ट के पास दावा और जवाब दावा दोनों की कॉपी होगी। तो इसलिए इस समन के अंदर कोर्ट जवाब दावा जमा करवाने की डायरेक्शन देती है। और अगर तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का समन होता है, तो इसमें कोर्ट आपको कहती है कि आपके पास अपने आप को साबित करने के लिए डिफेंडेंट के पास जितने भी सबूत और गवाह हैं, वो कोर्ट के अंदर पेश करे। ताकि उसके पास प्लेंटिफ के सबूत और गवाह तो हैं, वो आपके सबूत और गवाह को देके क्लोज़ कर सके केस को।
अब जब ये समन जो है वो 2 पर्पज़ के हवाले से होता है, अब सवाल यहाँ पर ये अराइज़ होता है कि समन के साथ क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। समन के साथ जो है वो एक तो प्लेंट 3 चीज़ें अटैच होती हैं। एक तो प्लेंट की कॉपी, दूसरा कंसाइंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यानी प्लेंट में जो लिखा हुआ है वही उसकी एक समरी। थर्ड जो है वो लिस्ट ऑफ रिलायंस यानी जिन डॉक्यूमेंट्स पर आपका डिफेंस क्लेम करता है डिफेंडेंट ने वो सारी सॉरी जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्लेंटिफ का क्लेम कर रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब समन के साथ ये सारी चीज़ें इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि समन के बाद बेसिकली रिटन स्टेटमेंट जमा करवानी है डिफेंडेंट ने। जवाब दावा वो तभी जमा करवा पाएगा जब उसे पता होगा कि मेरे ऊपर एलिगेशन क्या है और एलिगेशन जो है वो प्लेंट में पता चलेगा। तो इसलिए समन के साथ प्लेंट की कॉपी तो मस्ट है जो कि अटैच होगी ही। अब जब ये आपने इतना तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि समन जो है वो किस तरह समन के साथ क्या चीज़ें हैं, किन पर्पज़ के लिए समन जारी हो रहा है और समन आपको जारी क्यों होता है और आपके पास डिफेंडर के पास 3 तरह के ऑप्शन हैं, लेकिन अगर कोर्ट पर्सनली करे तो उसने पर्सनली अपीयर होना है। अब प्रीवियस रूल्स में हम लोगों ने ये चीज़ भी कवर की थी कि समन जो है वो बेसिकली मिल तो डिफेंडेंट को रहा है लेकिन सर्व कौन कर रहा है? तो ये जो है वो एक समन सर्विंग ऑफिसर करता है जो कि उस कोर्ट का हो सकता है जिस कोर्ट ने ये समन जारी किया या उस को के अलावा किसी दूसरे कोर्ट का भी हो सकता है। अब इस पर्सन ने समन इश्यू किस तरह करना है, सर्व किस तरह करना है, इस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज़ को इस तरह परफॉर्म करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि ये जनरल मोड के थ्रू आपको समन सर्व करे। लेकिन अगर बाय मिसहैप जनरल मोड के थ्रू समन सर्विंग पॉसिबल नहीं है, देन अंडर रूल 20 ऑफ सीपीसी ऑफ ऑर्डर 5 ये सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विसेज को अडॉप्ट कर सकता है। लाइक जनरल मोड में सबसे पहली चीज़ ये है कि इसने डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व करना है, लेकिन अगर पर्सनली पॉसिबल नहीं है तो ये उसके एजेंट को देगा और अगर एजेंट भी नहीं है तो इसके ही किसी अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को समन सर्व कर देगा। समन सर्व करने के बाद इसकी ये ऑब्लिगेशन है क्योंकि इसको सबूत चाहिए कि मैंने समन सर्व कर दिया, तो इसने कॉपी ऑफ समन तो डिफेंडेंट को दे दी लेकिन ओरिजिनल समन पर इसकी एंडोर्समेंट यानी इसके साइन वगैरह ले लिए हैं जिसको भी समन जारी कर रहा है, आया पर्सनली कर रहा है डिफेंडेंट को, इसके अडल्ट मेल मेंबर फैमिली कर रहा है, एजेंट को कह रहा है ये लेने हैं और उसके बाद किन टाइम और मैनर में इसने समन जारी किया, एक रिपोर्ट बना के सिग्नेचर के साथ इसने जिस कोर्ट के ऑर्डर पे ये समन जारी किया उसको प्रोवाइड करना है, ये इसकी ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर जनरल मोड के थ्रू समन सर्विंग पॉसिबल नहीं है, देन इस समन सर्विंग ऑफिसर ने क्या करना है कि अंडर रूल 20 ऑफ ऑर्डर 5 सीपीसी इसने सब्स्टिट्यूटेड मोड ऑफ सर्विसेज अडॉप्ट करके समन को सर्व करवाना है। यानी कि या तो वो मीडिया के अंदर अखबार में इश्तिहार लगा दे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनके थ्रू जैसे व्हाट्सएप के थ्रू उसे इन्फॉर्म कर दे, जीमेल के थ्रू बता दे या बीट ऑफ ड्रम कर दे इन डिफेंडेड लोकेलिटी यानी ढोल बजवा कर। तो ये सारे या इनमें से इस 3-4 में से कोई भी मोड जो है वो अडॉप्ट कर सकता है जो रूल 20 के अंदर बताए हुए हैं। तो यहाँ तक अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट 20 रूल में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस की कि समन कब जारी किया जाता है, किसको जारी किया जाता है, कौन इशू करता है, कौन सर्व करता है और सर्व करने के कितने मेथड हैं और समन किन पर्पसेस के लिए जारी किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट 20 रूल्स के अंदर कवर की थी। अब जो लास्ट 10 रूल्स रह जाते हैं, उनमें बेसिकली उसमें कुछ भी डिस्कस नहीं किया हुआ, उसमें बस यही बताया हुआ है कि समन जो है वो सबसे पहले तो आपने हर डिफेंडेंट को जारी करना है और फिर आगे जो सिनेरियोज़ लिखे हुए हैं स्पेसिफिक डिफेंडेंट के हवाले से कि कुछ स्पेसिफिक डिफेंडेंट्स का ज़िक्र किया हुआ है कि अगर फलाँ केस में ये डिफेंडेंट होंगे, तो इनको समन किस तरह जारी किया जाएगा। जो लास्ट 10 रूल्स हैं ना, उसमें बस यही चीज़ कवर की गई कि है यानी आप कह लो कि फर्स्ट 20 रूल तो समन के मतलब जनरली थे और एक जनरल डिफेंडेंट की बात कर रहे थे। लास्ट 10 रूल्स ये बताते हैं कि अगर इस केस के अंदर कोई स्पेसिफिक डिफेंडेंट हो तो उसे समन सर्व करवाने का क्या तरीका है, ये लास्ट 10 रूल्स के अंदर बताया गया है। तो अब इनको वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। सो रूल 21 सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेड reside within a jurisdiction of an other court. A summon may be sent by the court by which it is issued.
सो रूल 21 का जो टाइटल हो, कहता है सर्विस ऑफ समवन वेयर डिफेंडेड साइड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ एन अदर कोर्ट। रूल 21 के टाइटल से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें जो निगेशन है वो इस चीज़ के हवाले से दी जा रही है कि जब आपका डिफेंडेड किसी और कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहता होगा तो उसे समन किस तरह जारी किया जाएगा। सो सिंपली रूल 21 कहता है कि समन मे बी सेंड बाय द कोर्ट बाय विच इट इज़ इशूड। मतलब जिस कोर्ट ने समन को इशू किया होगा उसी कोर्ट की तरफ से ये इशूड समन सेंड किया जाएगा। ये कोमा वाली लाइन को आप स्किप कर दें थोड़ी देर के लिए। वो कह रहे हैं कि इशू किया जाएगा आइदर बाय सेंड किया जाएगा आइदर बाय वन ऑफ इट्स ऑफिसर और बाय पोस्ट टू एनी कोर्ट। ठीक है, ये जो है वो जिस कोर्ट ने समन इशू किया होगा उसी कोर्ट की तरफ से ये समन सेंड किया जाएगा, या तो इसके किसी एक ऑफिसर के थ्रू या फिर डाक पोस्ट के थ्रू। किसे सेंड किया जाएगा? टू एनी कोर्ट, किसी कोर्ट को, जो कि कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, और हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द डिफेंडेड रिसाइड। और ऐसी कोर्ट को भेजा जा रहा है जो कि हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए और उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उस प्लेस के अंदर जहाँ पर डिफेंडेड रिसाइड करता हो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी जुरिस्डिक्शन होगी तभी वो उस डिफेंडेड को समन जारी कर सकेगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अब ये कोमा वाली लाइन पढ़े, वेदर विद इन और विदाउट द प्रोविंस। मतलब ये कोर्ट जिसने समन इशू किया वो जिस कोर्ट को समन सेंड कर रहा है कि आपने डिफेंडेड को सर्व कराने हैं, क्योंकि वो मेरी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में तो नहीं रहता, वो कोर्ट सबसे पहले तो वो हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि उस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर डिफेंडेड की रेजिडेंस होनी चाहिए। थर्ड ये कि वो कोर्ट जो है वो उसी प्रोविंस के अंदर हो सकती है जिस कोर्ट से उस प्रोविंस के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये प्रोविंस में हो सकती है, नहीं हो सकती से मुराद ये है कि जो कोर्ट समन इशू कर रहा है ना, हो सकता है वो भी पंजाब की अदालत हो, लेकिन दूसरा जो कोर्ट है जिसको समन वो सेंड कर रहा है, क्योंकि डिफेंडेड उसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहता है, वो भी पंजाब की अदालत हो। यानी वो सेम प्रोविंस में भी हो सकती है, लेकिन जिसको जारी कर रहा है उसकी जुरिस्डिक्शन में वो रहता है, क्योंकि वो मुल्तान की कोर्ट है और जहाँ वो दूसरी कोर्ट को कर रहा है सरगोदा में बंदा रहता है, तो उसने सरगोदा वाली कोर्ट को समन सेंड कर दिया कि आप इसको सर्व करवाएं। या हो सकता है विदाउट प्रोविंस के पंजाब की अदालत से समन इशू हुआ था लेकिन डिफेंडर रहता है सिंध के अंदर, तो वो सिंध की किसी अदालत को भेज रही है। तो अगर इसको दोबारा करें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस कोर्ट ने समन इशू किया वही कोर्ट सेंड कर सकती है समन को फॉर सर्विंग पर्पसेस के लिए किसी भी ऐसी कोर्ट को जो कि कोर्ट उसी सेम प्रोविंस के अंदर हो सकती है या उस सेम प्रोविंस के अंदर नहीं हो सकती, और उस कोर्ट के अंदर जो है वो डिफेंडेड होना चाहिए जिसको समन सर्व करने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जिस कोर्ट को समन आप सेंड कर रहे हो फॉर सर्विंग ऑफ द समन वो हाई कोर्ट नहीं हो सकती। मतलब अगर आप किसी सूबे की अपने सूबे की किसी अदालत को समन सेंड कर रहे हैं सर्विंग के लिए, तो वो उस सूबे की हाई कोर्ट नहीं हो सकती, हाई कोर्ट से सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो सकती हैं। और ये समन जो है वो सेंड किया जाएगा या तो जिस कोर्ट ने समन इशू किया होगा अपने किसी ऑफिसर के थ्रू इसे सेंड करवा सकती है या फिर पोस्ट के थ्रू करवा सकती है। सो रूल 21 के अंदर सिंपली ये बताया हुआ है कि कोर्ट ने समन को इशू किया लेकिन डिफेंडेड उसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता। अब उसने समन को सर्व करना है। समन को सर्व करने के लिए वो ज़ाहिर है किसी ऐसे कोर्ट का इंतखाब करेगी जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेड रहता होगा, तो वो उसी कोर्ट को जो है वो जिसकी कोर्ट लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेड रहता होगा जिसे समन सर्व करवाना है उसे वो ये समन सेंड करेगी। सेंड करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बाय पोस्ट यानी डाक के थ्रू करेगी या फिर वो अपने किसी ऑफिसर के थ्रू से सेंड करवाएगी। अब ये जो कोर्ट है जिसको ये समन जारी करवाया जा रहा है या तो वो उसी सेम प्रोविंस के अंदर हो सकती है, मतलब जिस कोर्ट ने समन इशू किया था वो और ये कोर्ट जिसे सेंड हो रहा है वो सेम प्रोविंस की अदालत हो सकती हैं, या वो सेम प्रोविंस की अदालत नहीं हो सकती, लेकिन वो कोर्ट हाई कोर्ट नहीं हो सकती। और एक चीज़ उसमें रिक्वायरमेंट है कि वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जैसे सेंड किया जा रहा है समन करने के वहाँ पर डिफेंडेड रहता हो। सिंपल सा रूल था लेकिन मैंने फिर भी 3-4 दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं रूल 22 जो कि स्किप है, सॉरी ओमिटेड है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 23, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू विच समन इज सेंट। मतलब रूल 21 में तो हमने कहा कि उसको समन जिसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेड रहता है ना उस कोर्ट को आपने समन जारी कर दिया।
अब उस समन को मिलने के बाद उस कोर्ट की क्या ऑब्लिगेशन होती है, ये रूल 23 कहता है। द कोर्ट विच अ समन इज सेंड अंडर रूल 21, वो कोर्ट जिसको समन सेंड किया गया है रूल 21 के तहत, शेल अपॉन रिसिप्ट देयर ऑफ, इसको रिसीव होने के बाद ही इसने प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय सच कोर्ट, इसने इस पर ऐसे ही प्रोसीडिंग करनी है यही समझते हुए जैसे कि ये समन इसी कोर्ट ने इशू किया था, एंड शेल देन रिटर्न द समन टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ एनी प्रोसीडिंग विद रिगार्ड टू, और उसके बाद इसने समन को वापस कर देना है उसी कोर्ट को जिसने कि समन एक्चुअली तौर पर इशू किया था, पर इसने सिर्फ रूखा सूखा समन इशू वापस नहीं करना, इसने उसके साथ जो भी कोई प्रोसीडिंग इसके हवाले से इसने ली है समन की एग्जीक्यूशन के हवाले से, उस प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड भी इसने उस समन के साथ लगा कर उस कोर्ट को वापस भेजना है जिस कोर्ट ने एक्चुअली तौर पर इस समन इशू किया था। रूल 24 सर्विस ऑन डिफेंडेड इन प्रिजन, मतलब अगर तो मुद्दा अले आपका जेल में है तो उस को डिफेंडेड को आप लोग किस तरह समन सर्व करवाओगे। वो कह रहे हैं वेयर द डिफेंडेड इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन, अगर तो आपका डिफेंडेड जो है वो जेल के अंदर कैद है, द समन शेल बी डिलीवर और सेंड बाय अ पोस्ट और अदरवाइज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ प्रिजन फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेड। तो अब इस सिचुएशन में समन जो है वो सेंड किया जाएगा डाक के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन, यानी जो जेलर है ना उसको भेज दिया जाएगा। किस पर्पज़ के लिए कि अब इसने डिफेंडेड को ये सर्व करना है समन, उसको देंगे ताकि वो उसे दे दे, जेलर को देंगे ताकि वो प्रिजनर को डिफेंडेड को दे दे। रूल 25 सर्विस वेयर डिफेंडर रिसाइड आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ नो एजेंट। रूल 25 इस चीज़ से डिस्कस कर रहा है कि आपका डिफेंडेड रहता पाकिस्तान से बाहर है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पर्सनली देना होता था ना जनरल मोड में समन, नहीं था होता था तो एजेंट को दे देते थे। वो कह रहे हैं अब उसका कोई एजेंट ही नहीं है पाकिस्तान में, खुद भी वो पाकिस्तान में नहीं रहता, देन इस तरह के डिफेंडर को आप लोग समन किस तरह सर्व करोगे। रूल 25 इसी सिचुएशन से डील करता है। वो कह रहे हैं वेयर द डिफेंडर रिसाइड ऑफ आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ नो एजेंट इन पाकिस्तान एम्पावर टू एक्सेप्ट सर्विस द समन शेल। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाली लाइन है ना इसको आप एक दफ़ा स्किप कर दें क्योंकि ये इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है। वो कह रहे हैं कि जब डिफेंडेड पाकिस्तान में नहीं रहता, ना उसका पाकिस्तान में कोई ऐसा एजेंट है जिसको उसने अथॉरिटी दी हो कि आप मेरे बिहाफ पे समन रिसीव कर सकते हो, तो समन जो है वो शेल बी एड्रेस टू द डिफेंडेड एट द प्लेस वेयर ही इज़ रिसाइडिंग एंड सेंड टू हिम बाय द पोस्ट। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जिस जगह पे डिफेंडेड की रिहाइश है ना उसी जगह पर इसको समन सर्व किया जाएगा, इसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर समन भेज दिया जाएगा बाय पोस्ट, यानी डाक चली जाएगी इसके घर। लेकिन ये डाक जाने के लिए कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, कहते इफ देयर इज अ पोस्टल कम्युनिकेशन बिटवीन सच प्लेस एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट। मतलब जिस जगह पर आपकी कोर्ट एग्जिस्ट करती है जिसने ये समन जारी किया और जिस जगह पर डिफेंडेड रहता है, अगर उनके दरमियान पोस्टल कम्युनिकेशन होगा, मतलब यहाँ से वहाँ डाक वगैरह जाने की फैसिलिटी होगी, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आपको आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर बाय पोस्ट समन भेज दिया जाएगा। इवन दो आप पाकिस्तान में नहीं रहते, इवन दो आपका कोई एजेंट नहीं है जो आपके बिहाफ पे समन को रिसीव कर सके। एक्सेप्शन इसकी ये है कि जब ये जनरल रूल फॉलो नहीं करें एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन रूल 26 है, यानी अगर 26A वाली कोई केसेस होंगे देन रूल 25 वाला स्नैरियो जनरल रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। और रूल 26A के अंदर क्या है वो हम लोग 26 के बाद पढ़ेंगे। रूल 26 क्या कहता है, अगर सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट, तो रूल 26 के टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि फॉरेन टेरिटरी में आपका डिफेंडेंट है और वहाँ पर उसको किन के थ्रू ये समन की सर्विसेज दिलवाई जा रही हैं, या तो कोर्ट के थ्रू या फिर पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू। अब ये कोर्ट वहाँ पर कौन होगा जो कि मुरासले का काम कर रहा हो, वो कोर्ट भी बाकायदा अब उन्होंने बता देनी है इसी रूल के अंदर, तो अब इसे डिस्कस करते हैं। So, Rule 26 state that where Clause A, in the exercise of any foreign or extra provincial jurisdiction vested in the federal government, a political agent has been appointed or a court has been established or continued with power to serve a summon issued by a court under this code in any foreign territory in which the defendant reside.
सो क्लाउज ए क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन और एक्स्ट्रा प्रोविंशनल जुरिस्डिक्शन की पावर है, उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, नंबर वन या तो वो किसी पॉलिटिकल एजेंट को अपॉइंट करेगी, नंबर टू या तो वो फॉरेन टेरिटरी के अंदर एक कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करेगी। जिन दोनों के पास पावर होगी, यानी उस इस्टेब्लिश कोर्ट और पॉलिटिकल एजेंट के पास पावर होगी कि वो समन को सर्व कर सकते हैं, कौन से समन को, जो कि इशू किया है उस कोर्ट ने, जो कि इस कोर्ट के अंदर इस्टेब्लिश है, यानी सिविल कोर्ट ने जो समन जारी किया है उसको वो सर्व कर सकते हैं। कहाँ सर्व करेंगे उस समन को, उस फॉरेन टेरिटरी में जहाँ पर डिफेंडेड की रेजिडेंस है। नेक्स्ट है क्लाउज बी। क्लाउज बी कहता है द प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर in respect of any court situate in any such territory and not establish or continue in the exercise of any such jurisdiction as aforesaid, that service by such court of any summon issued under this code by a court of the province शेल बी डीम टू बी अ वैलिड सर्विस। सो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने क्लाउज में था ना कि जब उसने फॉरेन टेरिटरी के अंदर समन इशू करवाना था, तब उसके पास ये था कि वो इशू करवा रही थी बाय पॉलिटिकल एजेंट और किसी ऐसे कोर्ट के थ्रू जो कि उसने फॉरेन टेरिटरी के अंदर समन को सर्व करवाने के हवाले से ही स्टैब्लिश की थी। इन दोनों ने समन को सर्व करवाना था उस कोर्ट के समन को जो कि थी तो पाकिस्तान के अंदर, और कोर्ट इस कोर्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई थी, और इन दोनों ने फॉरेन टेरिटरी के अंदर, लेकिन जो है वो उस कोर्ट के समन को जहाँ पर डिफेंडेड रिसाइड रहता था ना जिस फॉरेन टेरिटरी में, वहाँ पर इन्होंने इसकी सर्विंग करवानी थी। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि अगर कोई बंदा फॉरेन टेरिटरी में डिफेंडेड रहता है तो वो उस तक किस तरह समन सर्व करवाएगी। क्लाउज भी बता रहा है अगर प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने फॉरेन टेरिटरी के बंदे को समन सर्व करवाना है तो वो किस तरह करवाएगी। फेडरल गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल एजेंट और एक फेडरल और एक कोर्ट इस्टेब्लिश करवा रही थी, वो ऑप्शन था। कहीं प्रोविंशनल गवर्नमेंट किस तरह करवाएगी। प्रोविंशनल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक सरकारी गैजेट के अंदर, सरकारी नोटिस में ये चीज़ डिक्लेयर कर देगी, किसी ऐसी कोर्ट को वो नोटिफाई कर देगी अपने सरकारी गैजेट में जो कि उसी टेरिटरी के अंदर होगी। एंड नॉट इस्टेब्लिश और कंटिन्यू, मतलब ये कि फेडरल गवर्नमेंट की तरह फेडरल गवर्नमेंट ने जो कोर्ट सिचुएट की थी ना समन को सर्व करवाने के लिए इस फॉरेन टेरिटरी में, वो कोर्ट वहाँ पर कोई इस्टेब्लिश हुई कोर्ट नहीं होगी, मतलब खुद से खुद ये इस्टेब्लिश नहीं करेंगे ना, जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है उसको वो नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफाई करेंगे कि आप ये समन को जारी करवा दें। वो कह रहे हैं कि उसी टेरिटरी के अंदर कोई कोर्ट होगी ना, वो उस कोर्ट के हवाले से प्रोविंशनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में ये डिक्लेरेशन दे देगी, मतलब उसे नोटिफाई कर देगी कि आपने जो भी इस कोर्ट के अंदर कोई कोर्ट है उसने समन जारी किया है, उस समन की सर्विस करवानी है और ये एक वैलिड सर्विस मानी जाएगी। अच्छा, अब ए और बी पॉइंट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सिनेरियो होता है ना, एक पर्सन होता है बहुत रिच, उस पर्सन के पास इतना पैसा होता है कि वो कहता है कि कोई नहीं, अगर मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने सारे काम खुद ही परफॉर्म कर लूँगा। और दूसरे पर्सन होते हैं जिनके पास इतने वो नहीं होते वसाइल, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं, तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम कर लेते हैं। तो सेम यही काम कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर अथॉरिटी थी कि अगर उसने फॉरेन टेरिटरी के अंदर किसी डिफेंडेंट को समन सर्व करवाना था तो उसने एक पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू ये काम करवाया, या फिर अपनी पावर जो थी एक्स्ट्रा प्रोविंशनल और फॉरेन जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए बाकायदा वहाँ पर एक बादशाह सलामत बन के कोर्ट को सिचुएट कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, और उस कोर्ट के थ्रू उस फॉरेन टेरिटरी के डिफेंडेंट को समन जारी करवाया। जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के आप कह सकते हो कि इसके लिंक्स हैं,
उसने क्या किया, उसने वो जो कोर्ट क्लाउज़ ए के अंदर एस्टैब्लिश हुई है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज़ करते हुए, उस कोर्ट को नोटिफ़िकेशन में नोटिफ़ाई नहीं किया समन जारी करने के लिए। उसने फ़ॉरेन टेरिटरी के अंदर, क्योंकि इधर लिखे हुए हैं ना कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कोर्ट सिचुएट इन एनी सच टेरिटरी, यानी फ़ॉरेन टेरिटरी के, कि वो उस कोर्ट उसी टेरिटरी के अंदर सिचुएट था, उसने उसी कोर्ट को नोटिफ़ाई किया। बस उसने एक नोटिफ़िकेशन दिया उसे कि हमारा ये जो समन है, हमारी इस कोर्ट के अंदर एक कोर्ट एस्टैब्लिश है, यानी सिविल कोर्ट, उसने समन जारी किया है, वो आपने सर्व करवाना है। उसने उस कोर्ट से उसको नोटिस दे दिया, नोटिफ़िकेशन दे दी, और अब ये वाला कोर्ट जो करेगा तो वो एक वैलिड सर्विस मानी जाएगी। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे दोनों के। नेक्स्ट क्या है, कहना समवन मे बी सेंट टू सच पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट और बाय पोस्ट और अदरवाइज। अब ये जो समन सेंडिंग पर्पस के लिए पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट को भेजे जाएंगे, वो बाय पोस्टिंग और दूसरे तरीके से भेजे जा सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट। क्यों भेजे जाएंगे, डिफेंडेंट को सर्व करवाने। एंड इफ द पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट रिटर्न द समन विद द एंडोर्समेंट साइन बाय सच पॉलिटिकल एजेंट और बाय द जज और अदर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट दैट द समन has been served on the defendant in the manner herebefore directed, such endorsement shall be deemed to be the evidence of service। और अब ये पॉलिटिकल एजेंट कोर्ट जो है वो समन को वापस कर देते हैं इस एंडोर्समेंट के साथ, उसके इनके इनके साइन वगैरह होते हैं, जो कि इसमें जब मेक श्योर होते हैं भाई डिफेंडेंट को हम लोगों ने जो तरीका कहा था उसके तहत हमने समन जारी कर दिए हैं, सर्व कर दिया है हमने उसे, तो ये एंडोर्समेंट जो है वो वैलिड एविडेंस समझा जाता है सर्विस का, कि समन उनको डिफेंडेंट को मिल गए हैं। अब आ जाते हैं रूल 26A की तरफ। रूल 26, सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी इन इंडिया। मतलब अगर कोई पर्सन सिविल पब्लिक ऑफिसर है, रेलवे कंपनी या लोकल अथॉरिटी में सर्वेंट है, इन इंडिया में ही वो पब्लिक ऑफिसर है, इन इंडिया की रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी के अंदर सर्वेंट है, तो उस पर्सन को किस तरह सर्विस ऑफ समन दी जाएगी, मतलब उसे किस तरह समन सर्व किया जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि वेयर द डिफेंडेड इज अ सर्वेंट नॉट बिलोंगिंग टू द मिलिट्री लेवल और एयर फोर्सेस, मतलब वो बंदा फौज के किसी इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखता, ना वो आर्मी में है, ना वो नेवी में है, ना वो फ़ज़ाइया में है, इससे वो ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन वो सर्वेंट किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर इंडिया के अंदर कोई रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी में वो सर्वेंट है। समन जो है वो टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ इट टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट शैल बी सेंट। तो समन जो है वो उस समन के साथ कॉपी जो है भेजी जाएगी। मतलब यार देखो, जब आप लोग समन जारी करते हो ना, कॉपी डिफेंडेंट को मिलनी होती है, ओरिजिनल समन पे एंडोर्समेंट होती है, वो जहाँ से अथॉरिटी होती है ना कि समन इशू करें, वहाँ आप सबूत के तौर पर दिखानी होती है। वो कह रहे हैं समन के साथ ना एक कॉपी के साथ ये समन जारी होगा जो कि डिफेंडर के पास रहेगी, विद द रिक्वेस्ट दैट इट मे बी सर्व ऑन द डिफेंडर। ठीक है, ये अब डिफेंडेंट को सर्व किया जाएगा। किस तरह सर्व किया जाएगा, इन द केस ऑफ अ डिफेंडेंट सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ सर्वेंट ऑफ अ रेलवे इन इंडिया टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं क्लाउज ए के अंदर कि अगर जो डिफेंडेड है उसकी जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेयर से रिलेटेड हैं या रेलवे इन इंडिया में वो सर्वेंट है, देन उस बंदे को समन जारी करने के लिए आपको समन पहले देना किसे पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के सेक्रेटरी को। इस बंदे को आप दोगे और ये इस पर्सन को, रेलेवेंट मुलाजिम को, अपने जो उनकी अथॉरिटी में है उसको समन जारी करेगा। क्लाउज भी कहता है इन द केस ऑफ अ डिफेंडेंट सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट इन इंडिया, कि अगर तो वो बंदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी और रेलेवेंट अफेयर, किसी दूसरे अफेयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और इन द केस ऑफ अ सर्वेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी इन इंडिया, या वो इंडिया के अंदर कोई लोकल अथॉरिटी है उसमें वो मुलाजिम है, देन इस सिचुएशन में समन जारी किया जाएगा इसी रेलेवेंट गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी को, या फिर जो है उस होम सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को जिसकी टेरिटरी में ये लोकल अथॉरिटी है, मतलब जिस लोकल अथॉरिटी का मुलाजिम है ना उसको, जिस जिस उसकी टेरिटरी के अंदर ये लोकल अथॉरिटी आ रही है, उस होम सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को आप समन जारी करो।
Rule 27, service on civil public officer or a servant of railway company or a local authority. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अगर कोई सिविल पब्लिक ऑफिसर है, कोई रेलवे कंपनी लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट है, उस पर्सन को किस तरह आप लोगों ने समन सर्व करना है। वो कह रहे हैं वेयर द डिफेंडेड इज अ पब्लिक ऑफिसर नॉट बिलोंग टू आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और इज अ सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी लोकल अथॉरिटी। अगर एक डिफेंडेड नंबर वन क्या है, वो पब्लिक ऑफिसर है, नंबर टू ये कि वो रेलवे कंपनी या लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट है, वो पर्सन जो है वो आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता, मतलब किसी भी तरह पे फ़ौज के किसी डिपार्टमेंट का वो सर्वेंट नहीं है। The court may, if it appear to it that the summon may be most conveniently so served, send it for service on the defendant to the head of the office in which he is employed together with a copy to be retained by the defendant. अब कोर्ट को लगता है कि ये जो है वो बात तहजीब सही तरीके से प्रोवाइड होना चाहिए, इस समन जो है वो प्रॉपरली तौर पर सर्व होना चाहिए। देन कोर्ट क्या करती है, वो डिफेंडेंट का जिस अदारे में वो काम कर रहा है ना, उसके हेड ऑफ द ऑफिस को समन जारी कर देता है, ओरिजिनल विद कॉपी। ठीक है, जो कि कॉपी कौन रखेगा, डिफेंडेंट के पास रहेगी, और ओरिजिनल ज़ाहिर सी बात है, अब ये इसके हेड ऑफिसर को वो भेज रहे हैं तो वो है इस केस में तामीली ऑफिसर, उसने समन जारी करके साइन वगैरह लेके डिफेंडेंट के जहाँ से उसे आया उसे भेजना है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। रूल 28 कहते हैं सर्विस ऑन सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अब यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन फ़ौज का मुलाजिम है, फ़ौज का मुलाजिम है, अब सोल्जर, सेलर और एयरमैन से क्या मुराद है? भई हमारे फ़ौज के 3 ही डिपार्टमेंट हैं, आर्मी है, नेवी है और फ़ज़ाइया है, यानी एयर फोर्सेस, नेवल और मिलिट्री है। अब यहाँ पर क्या है कि जो पर्सन आर्मी के अंदर कम रैंक पे है ना, वो कि रैंकिंग होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। अब एक बुलेटिन होती है पूरी फ़ौज की, हर पर्सन हाई-फ़ाई ओहदे पे नहीं है। वो कह रहे हैं आम सिपाही जो होगा ना आर्मी का, उसे हम सोल्जर कहेंगे, इसी तरह आम सिपाही जो होगा नेवी का, उसे हम सेलर कहेंगे, और जो आम सिपाही फ़ज़ाइया का होगा उसे हम एयरमैन कहेंगे। वो कह रहे हैं अगर आप ऐसे पर्सन हो किसी फ़ौज के डिपार्टमेंट के अंदर, तो अब आपको सर्विस ऑफ समन किस तरह दी जाएगी। वो कह रहे हैं वेयर द डिफेंडेड इज़ अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन, द कोर्ट शैल सेंड द समन फॉर सर्विस टू हिज कमांडिंग ऑफिसर टुगेदर विद अ कॉपी टू बी। सेम वही है कि अगर तो आप जो है वो डिफेंडेड मुद्दा ले जो है वो सोल्जर है, सेलर है, एयरमैन है, यानी आम रैंक का सिपाही है, वो किसी भी फ़ौज के इदारे में, तो कोर्ट जो है वो ओरिजिनल समन को इसकी कॉपी के साथ जो कि डिफेंडर के पास रहनी है, सर्विस और समन देगा कमांडिंग ऑफिसर को, और कमांडिंग ऑफिसर जो इनके ऊपर होंगे, मतलब नेवी, आर्मी, फ़ज़ाइया में जो इनके इन आम सिपाहियों के ऊपर होंगे कमांडिंग ऑफिसर, उनको भेजा जाएगा। इन्होंने सर्व करवाने हैं इन लोगों को जो इनसे बिलो रैंक पे हैं। रूल 29, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू whom समन इज़ डिलीवर और सेंट फॉर सर्विस। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम समन इज़ डिलीवर और सेंड फॉर सर्विसेज। ठीक है, कह रहे हैं जिस पर्सन को समन डिलीवर किया जा रहा है और सर्विसेज के लिए सेंड किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है। अब ये सेम ही है कि जिस तरह हम लोग पहले प्रीवियस रूल में कवर कर कर आए थे कि समन सर्विंग ऑफिसर पे भी कुछ ऑब्लिगेशन थी क्योंकि उसने समन सर्व करवाना था। इसी तरह अब हम लोग कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डिफेंडेंट के हम लोगों ने सिनेरियो डिस्कस किया कि केस के अंदर अगर ये लोग डिफेंडेंट हो, जैसे जेलर हो, जेल में हो आपका डिफेंडेंट, वो फौज का सर्वेंट हो, वो जो है वो पब्लिक सर्वेंट हो, लोकल रेलवे अथॉरिटी का सर्वेंट हो, तो उसको समन सर्व करवाने के लिए अब ज़ाहिर-सी बात है वो खुद ना तो खुद कर रहा है, समन सर्विंग ऑफिसर, तामीली ऑफिसर उसे डायरेक्टली सर्व करवा रहा है, ना उसने सब्स्टिट्यूशन मोड सर्विस की है, बल्कि उन्होंने उन इदारों में जहाँ वो मुलाज़िम कर रहे हैं वहाँ के हेड को दे दिए, और कैद में था डिफेंडेंट तो उसने जेलर को दे दिए। वो कह रहे हैं कि अब इन लोगों ने जो समन सर्व करवाना है, इन लोगों को अथॉरिटी मिली है, तो अथॉरिटी हमेशा विद लिमिटेशन एंड चेक एंड बैलेंस होती है, फुल किसी को हुक्मरान नहीं बना देते किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जब इनको समन इन्होंने डिलीवर और सेंड करना है, तो इन लोगों के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होती है। वो कह रहे हैं वेयर अ समन इज़ डिलीवर और सेंड टू एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर रूल 24, रूल 27 एंड रूल 28। वो कह रहे हैं अगर किसी पर्सन को समन जो है वो सेंड और डिलीवर किया जा रहा है सर्विसेज पर्पज़ के लिए रूल 24, 27, 28 के तहत, अब 27 के अंदर जो पब्लिक ऑफिसर था और रेलवे और लोकल अथॉरिटी के अंदर मुलाजिम था, उनके जो है वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के हेड को भेजा जा रहा था, और फ़ौज का अगर सर्वेंट था तो उसके कमांडिंग ऑफिसर को भेजा जा रहा था। 24 में आई गेस जेलर वाला था। हाँ, कि जब जेल में था आप कैदी डिफेंडेड, तो उसके जेलर को भेजा जा रहा था। कह रहे हैं अब इन लोगों को
इन रूल्स के तहत जब समन डिलीवर किया जा रहा है ना, तो इन पर्सन के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है? सच पर्सन शैल बाउंड टू सर्व इट। सबसे पहली ऑब्लिगेशन तो है कि इन्होंने इसे सर्व करना है, देना है इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो, एंड टू रिटर्न हिट अंडर हिज सिग्नेचर विद द रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट एंड सच सिग्नेचर शैल बी डीम टू बी एविडेंस ऑफ सर्विस। और रिटर्न करना है, अपने साइन होने चाहिए, और रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मतलब डिफेंडर के साइन होने चाहिए, और ये सिग्नेचर्स जो हैं वो अब वैलिड सर्विस के एविडेंस कंसीडर किए जाएंगे कि समन प्रॉपर्ली डिलीवर हो गया है। सब रूल 2, वेयर फ्रॉम एनी काउज सर्विस इज इम्पॉसिबल, अगर किसी वजूहात की बिना पर सर्विस नामुमकिन है, द समन शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट विद अ फुल स्टेटमेंट ऑफ सच काउज एंड द स्टेप्स टेकन टू प्रोक्योर सर्विस। ठीक है, अब सिचुएशन में समन वापस कर दिया जाएगा कोर्ट को, जिसमें पूरी स्टेटमेंट बताई जाएगी कि किन वजूहात से सर्व ना हो सका और क्या स्टेप्स लिए हैं इसको सर्विस को प्रोक्योर यानी पूरा करने में, अचीव करने में। सच स्टेटमेंट शैल बी डीम टू बी द एविडेंस ऑफ नॉन सर्विस। अब ये स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी प्रॉपर सबूत के समन सर्व नहीं हुआ, नॉन सर्विस का ना प्रॉपर एविडेंस समझी जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास रूल 30 है, जो कि कह रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। अभी हम लोगों ने इसी ऑर्डर के अंदर पढ़ा कि समन जो है वो जनरल मूड के थ्रू आप लोगों ने सर्व करना था, लेकिन अगर जनरल मूड पॉसिबल ना हो तो रूल 20 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड मूड ऑफ सर्विंग हम लोगों ने पढ़े। अब यहाँ पर रूल 30 के अंदर समन का भी, यानी जितनी देर से अभी तक इतना सारा रोला समन का था इस ऑर्डर के अंदर, तो अब उन्होंने कह दिया रूल 30 के अंदर कि समन का भी अल्टरनेट एक चीज़ हो जा सकती है कि जब समन नहीं भेजना तो समन के बजाय हम लोग लेटर भेज सकते हैं। अब ये लेटर किन लोगों को जारी होता है? इसके टोटल 3 रूल हैं, 3 सब रूल हैं। कहते हैं सब रूल 1 स्टेट दैट द कोर्ट में नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग हियर बिफोर कंटेन, मतलब कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोई भी चीज़ इससे पहले, यानी जो रूल में डिस्कस होने वाला है, इससे पहले अगर कोई चीज़ जो है और कोई डिस्कस हो चुकी है तो उसको एक साइड पे रखते हुए। अच्छा, रूल 30 का सब रूल 1 ये कहता है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोई भी चीज़ जो कि पहले बताई गई है उसको एक साइड पर रखते हुए सब्स्टिट्यूट फॉर अ समन अ लेटर साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ के समन की जगह पे एक लेटर जारी कर सकता है, जो कि लेटर पे जो है वो जज के सिग्नेचर होने चाहिए, इस ऑफिसर को जिसको समन पर साइन करने के वाले से अपॉइंट किया उसके सिग्नेचर होने चाहिए, वेयर द डिफेंड इज ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ रैंक एंडिंग हिम टू सच मार्क ऑफ कंसिडरेशन। और ये लेटर ऐसे डिफेंडेंट को जारी करता है जिसके मतलब कोर्ट का ओपिनियन होता है कि ये ऐसा इसका रैंक है जो कि इसको राइट देता है कि इसको इस समन के बजाय जो है लेटर जारी किया जाए, मतलब इस हवाले से इसे कंसीडर किया जाए। अब यहाँ पर आप लोग मेजॉरिटी लोगों के माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि भाई ये क्या बात हुई, डिफेंडेड तो डिफेंडेड है। अब एक कुछ लोगों को हम लोग कह रहे हैं कि भई उन्हें समन जारी करें और कुछ लोगों को हम लेटर जारी करें, तो भई ये लेटर जो है वो इस लाइन को जो इन्होंने लिखा हुआ है ना कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग हियर एंड बिफोर कंटेन, इस लाइन के थ्रू इन्होंने कोर्ट ने अपने इस एक्शन को जस्टिफाई कर लिया कि जो पहले बताया गया है उसको आप एक साइड पर रखें। जब ये लाइन जो है वो किसी भी प्रोविजन के अंदर आ जाती है तो उस चीज़ का मतलब यही होता है कि जनरल रूल में अब जो बात की जा रही है वो प्रेफ़रेंस की जाएगी, मतलब जो यहाँ बात कर रहे हैं वो चीज़ प्रेफ़र की जाएगी, और पहले अगर कोई चीज़ कहीं इससे ऑपोज़िट बताई गई है तो उसकी वैल्यू जो है वो इस लाइन के जहाँ जहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है उसके नज़दीक अब इसकी वैल्यू कम है। मतलब पहले वाले केसेस में समन जारी करना था, लेकिन इस केस के अंदर जो कि ये वाली लाइन लिखी हुई, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट ऐसा कर सकती है, वो भी सिर्फ़ एक ऐसे पर्सन के हवाले से करेगी जिसका रैंक उसे लगता है कि उसको समन नहीं लेटर जारी करना चाहिए। अब यहाँ पर इस लाइन के थ्रू इन्होंने अपने इस एक्शन को तो जस्टिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कहता है कि हर सिटीज़न कानून की नज़र में बराबर हैं। तो अब उस लिहाज से तो देखा जाए तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न की ये जो रूल है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। तो ये जो समन के बजाय लेटर कोर्ट जारी कर रही है, सोलह नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो चाहे तो वो लेटर जारी कर सकती है उन लोगों को उनका रैंक कोर्ट को लगता है कि ऐसा है कि जिनको समन नहीं लेटर जारी करना चाहिए। सब रूल 2 में बताया जा रहा है कि इस लेटर के अंदर क्या कंटेंट होंगे। वो कह रहे हैं लेटर सब्स्टिट्यूटेड शैल कंटेन ऑल पार्टिकल रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन समन, तो जो चीज़ें समन के अंदर मटेरियल्स लिखा है मैंने वही लेटर के अंदर भी होंगी। एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन सब रूल 3 शैल बी ट्रीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एज़ अ समन, और सब रूल 3 यानी इसी रूल की सब रूल 3 की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए तमाम लिहाज से ये समन ही कंसीडर किया जाएगा। इसका नाम समन के सब्स्टिट्यूट है लेटर, लेकिन इसमें समन वाली चीज़ें ही होंगी और समन की तरह ही इसे समन ही कंसीडर किया जाना है। रूल 3 में ये बताया जा रहा है कि समन जो है वो ये जो लेटर है वो किसको जारी किया जाएगा और कौन
इशू करेगा। वो कह रहे हैं लेटर सो सब्स्टिट्यूटेड में बी सेंड टू द डिफेंडेड बाय पोस्ट और बाय स्पेशल मैसेंजर सिलेक्टेड बाय द कोर्ट, कि जो लेटर है वो सेंड किया जाएगा डिफेंडेड को आया पोस्ट के थ्रू यानी डाक के थ्रू भी किया जा सकता है, या फिर स्पेशल मैसेंजर के थ्रू भी किया जा सकता है जो कि कोर्ट सेलेक्ट करेगी, या किसी और तरीकाकार के तहत जो कि कोर्ट को बेहतर लगता है। और अगर डिफेंडेड के पास कोई एजेंट होगा इस सर्विस को यानी लेटर को एक्सेप्ट करने के हवाले से, तो ये लेटर जो है फिर डिफेंडेड को नहीं, इसके एजेंट को भी डिलीवर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास रूल 30 लास्ट इसका ऑर्डर का रूल था, और इस तरह हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर 5 कंप्लीट हो गया।